हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी देख रहे थे 8th क्लास का SCERT की किताबें हम लोग स्टडी कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। 8th क्लास का हम लोग भाग 3 कर रहे थे। बहुत बेजोड़ मटेरियल है, बहुत अच्छा है इस मटेरियल, ठीक है। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा भी करवा सके, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा तो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। तो हम लोगों ने इसका पहला एक वीडियो हम लोगों ने किया था, है ना। तो चलते हैं हम लोग दूसरा स्टार्ट करेंगे अध्याय का। ये सारा अध्याय हम लोगों ने ख़त्म किया है ना। अगला जो हमारा अध्याय हो जाता है, हम लोग देखते हैं कहाँ पे थे। ये ख़त्म हो गया है शायद, हाँ, यहाँ तक हम लोग, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये है जो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। तो एक अच्छा रिवीजन हो जाता है आपके BPSC टीचर के लिए। BPSC टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम का जो डेट है कुछ दिनों के लिए ही बड़ा है, बट जो भी हो टाइम अच्छा मिला और हम लोग सारा का सारा टॉपिक कोशिश करेंगे करने का, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सर्वप्रथम 1970 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है आपसे पूछा जा सकता है ना। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी कहाँ पे है, वर्तमान में कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में स्थित है ना। वन अनुसंधान संस्थान है, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो देहरादून है ना। कहता है कि सर्वप्रथम 1970 में, देखिए एक बार, सर्वप्रथम 1970 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कलकत्ता में है ना, वन अनुसंधान संस्था देहरादून में है, द्वारा संकट में घिरे पादप प्रजातियों के लिए एक सूची तैयार की गई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक का नाम दिया गया है। रेड डाटा बुक का नाम दिया गया है। जब ये रेड डाटा बुक की बात आ जाएगी तो सोचिए जितने भी पादप और प्रजातियां हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त होने जा रही है। उसको संरक्षित के लिए इस पे भारत सरकार या कोई भी राज्य इस पे बेहतर काम करती है ना। चलिए यहाँ से जो है बिहार में कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये हो जाएगा। बिहार में हम लोग देखेंगे कांवर झील, है ना। बिहार में यहाँ पे अब देखिए कांवर झील हो जाता है ना। यह कांवर झील है, पूछा जाता है कि कहाँ पे है, किस ज़िला में है ना कांवर, तो ये बेगूसराय में हो जाएगा, है ना। यह बेगूसराय में स्थित हो जाता है। और कांवर झील के बारे में जानिए, यह बिहार का पहला रामसर साइट हो जाएगा। यह बिहार का जो पहला, है ना, बिहार का पहला रामसर स्थल हो जाएगा। और भारत की बात करें तो भारत का 39वां रामसर साइट हो जाता है, 39वां, 39वां, है ना। अगर हम लोग देखेंगे कांवर झील के बारे में तो 1984 में इसे पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला। 1984 में इसको पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कांवर झील में जब सर्दियों का मौसम आता है तो साइबेरियाई पंछी और अफगानिस्तानी की जो पंछियाँ हैं इसी झील में आकर के, है ना, वो ठहरती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिहार में ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछने की संभावना से पूछ दिया है और बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह बिहार का पहला रामसर साइट है, पहला इम्पॉर्टेंट है। कांवर झील पूछा जाएगा किस जिला में है, तो बेगूसराय में हो जाएगा, है ना। और ये देखिए भारत का 39वां रामसर साइट हो जाता है। 1984 में इसको पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया, है ना, कांवर झील हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी तरह देखेंगे। अगला है गौतम बुद्ध अभयारण्य, पूछा जाएगा गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पे है, तो गया हो जाएगा, है ना। एक हमारे बिहार का सिर्फ एक ही जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। यह भी बहुत बार सवाल जो है पूछा गया है आपसे, है ना। देखिए पूछा जा सकता है यहाँ पे, देखिए भीम बांध, है ना, भीम बांध अभयारण्य कहाँ पे है, पूछा गया सवाल है। भीम बांध अभयारण्य बिहार में कहाँ पे है, यह देखिए मुंगेर में हो जाता है, मुंगेर में, है ना। अगला आपसे पूछा जा सकता है कि कुशेश्वर, है ना, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, कुशेश्वर पूछा गया सवाल है ये BPSC में।
तो ये आपका दरभंगा हो जाएगा, है ना, दरभंगा में स्थित है, याद रखिएगा। भीम बांध हो जाएगा, कुशेश्वर हो जाएगा। नागी नकटी भी हो जाता है ना, नागी और नकटी भी पूछा जाएगा, ठीक है। नागी, है ना, और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ पे है, तो ये जमुई में हो जाएगा, है ना, याद रखिए जमुई में, ठीक है। उसके बाद देखिए गोगाबिल भी पूछा जा सकता है। गोगाबिल जो पक्षी अभयारण्य है कहाँ पे है, गोगाबिल, तो कहाँ पे हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा, याद रखिएगा कटिहार, है ना। गोगाबिल कहाँ पे है, कटिहार में हो जाएगा। एक और भी पूछा जा सकता है परमार पक्षी अभयारण्य, परमार, तो परमार कहाँ पे है, अररिया हो जाएगा, है ना, अररिया हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको याद रहेगा। एक और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, एक और इम्पोर्टेंट है, हो जाएगा विक्रमशिला, है ना, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये भी पूछा जा सकता है। डॉल्फिन अभयारण्य जो है यह भी पूछा जा सकता है, कहाँ पे है, तो ये आपको भागलपुर हो जाएगा, है ना, और भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना। तो चलिए इतना हम लोगों ने देखा। अगर एक और भी हम लोग देखें यहाँ पे जो पूछा जा सकता है, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है, संजय गांधी यानी कि पटना का जो चिड़ियाघर है ना, पटना का चिड़ियाघर जो है आप देख रहे हैं, इसको 1969 में वनस्पति क्षेत्र में इसको दर्जा दिया गया। लेकिन अगर बात करें तो 1973 में इसको, है ना, जैविक उद्यान का दर्जा दिया गया, जैविक उद्यान का दर्जा मिला, याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है संजय गांधी जैविक, जो पटना चिड़ियाघर के नाम से हम लोग जानते हैं, यह देश का गैंडा प्रजनन केंद्र हो जाता है ना। गैंडा प्रजनन के दृष्टिकोण से देश में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, गैंडा प्रजनन के लिए है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें देखा। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है कि देश में राष्ट्रीय उद्यान कितना है ना। देश में जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे कहता है कि देश में राष्ट्रीय उद्यान कितना है, तो पुराना डाटा हो जाता है आपके लिए, है ना। यहाँ पे नया डाटा देखिए तो 106 हो जाएगा। देश में राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी संख्या 106 हो जाएगा। कितना, 106, 106 हो जाता है ना। यहाँ पे 106 हो जाएगा, अब इसकी संख्या हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पे अभ्यारण्य की बात करें, वन जीव अभ्यारण्य की अगर बात करें, तो वन जीव अभ्यारण्य जो है इसकी संख्या 528 हो जाता है। ये पुराना डाटा है ना, पुरानी किताबें हैं, अभी अपडेट अगर आप करेंगे तो पढ़ेंगे, है ना। और ये हो जाता है 528 हो जाता है, वन जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, है ना, 528 हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे कि वन जीव अभ्यारण्य में पहला वन जीव अभ्यारण्य है कौन सा हो जाएगा, पहला, है ना, पहला जो वन जीव अभ्यारण्य है क्या हो जाएगा, तो जिम कॉर्बेट हो जाता है ना, जिम कॉर्बेट हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। मुझे लगता है आप लोग को याद भी होगा। इसको हम लोग हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते थे। पूर्व में इसका नाम जो था हैली राष्ट्रीय उद्यान था, है ना, हैली राष्ट्रीय उद्यान। तो हम लोग अभी देखेंगे 528 जो है जीव अभ्यारण्य हो जाता है ना। और पहला अगर देखेंगे तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 16 जैव मंडल दिया गया है, लेकिन वर्तमान में देखें तो इनकी संख्या 18 है। कमेंट्स में एक कोई स्टूडेंट है जो कमेंट्स में 18 बताया, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को सब कुछ आता है ना। वर्तमान में जो डाटा बदला है तो अभ्यर्थी खुद से लिखे, अगर PDF आपको मिल जाए तो उसमें ज़रूर इसको करेक्शन करिएगा, है ना। अभी जो है 18 जो है जैव मंडल हो जाता है। अगर हम लोग बात करें पहला जैव मंडल का, पूछा जा सकता है आपसे, ये पहला जैव मंडल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो नीलगिरी जैव मंडल हो जाएगा, है ना, नीलगिरी जैव मंडल हो जाता है, पहला जैव मंडल, ठीक है। चलिए इतना हम लोगों ने देखा। अगला देखते हैं, चंदन की वन जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में होता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में होता है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। चंदन के वन जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाते हैं, पूछा जा सकता है, बहुत BBI है। अगर हम लोग भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक चंदन की जो लकड़ी है कहाँ मिलता है, तो चंदन की लकड़ी जो है कर्नाटक में मिलेगा। आप लोग मूवी देखे होंगे बीरप्पन का, तो बीरप्पन का जो संबंध आप देख रहे हैं, बीरप्पन का वो हो जाएगा आपका, ये आपका बीरप्पन का संबंध जो है चंदन के लकड़ियों से हो जाता है ना, चंदन की लकड़ियों से हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, सदाबहार वन, है ना, सदाबहार वन देखेंगे तो औसतन 60 मीटर के पौधे पाए जाते हैं,
सदाबहार वन में हम लोग देखेंगे औसतन जो है 60 मीटर के पौधे पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, अमेजन जो दक्षिण अमेरिका में, इस वन को सेल्वा कहा जाता है ना। दक्षिण अमेरिका में इसको क्या कहा जाता है? सेल्वा कहा जाता है। एक बात आपको बता दें, पूरी दुनिया में जो अमेजन का जंगल है अकेले ही 20% ऑक्सीजन आपको देता है। इसीलिए यह अमेजन के जंगल को धरती का फेफड़ा कहा जाता है ना। अमेजन का जो जंगल है इसको हम लोग धरती का फेफड़ा कहते हैं, ठीक है, धरती का फेफड़ा। यह सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोखता है और अकेले ही 20% जो है, 20% जो ऑक्सीजन है आपको देता है। आपके जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है ये इतना, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये जो सदाबहार वन जो है, यहाँ पे और भी देखेंगे पश्चिमी घाट के पश्चिम में, है ना, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों में यह वन पाया जाता है ना, ठीक है। और देखिए विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं। कहता है कि विश्व में लगभग 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं और धीरे धीरे यह भी जो है खोजा ही जा रहा है, बहुत सारा चीज़ें हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इकाई हम लोग का पहला का ग हो जाएगा। आप लोगों के पास अगर बुक होगा तो देखिएगा। कहता है कि खनिजों में टैल्क जो है यह सबसे मुलायम होता है। पूछा जा सकता है आपसे सबसे ज़्यादा मुलायम कौन है, तो ये टैल्क हो जाता है। आपके लिए बहुत भी है ये मुलायम खनिज जो है आपका, मुलायम खनिज पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा मुलायम खनिज कौन हो जाएगा, तो ये देखिए टॉल्क हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाता है, तो टाल्क हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो साबुन की तरह जो है चिकनाहट इसमें मिलेगा, साबुन की तरह चिकनाहट मिलेगा। हीरा की बात करें तो हीरा सबसे कठोर होता है, हीरा सबसे कठोर होता है ना। पूछा गया सवाल है आपसे, हीरा सबसे कठोर होता है। और यहाँ पे देखिए कहते हैं यहाँ पे ग्रेफाइट का जो उपयोग है पेंसिल बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का जो उपयोग है पेंसिल बनाने में किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है विश्व में, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन विश्व में देखिएगा तो ब्राज़ील करता है ना। और एक और कंट्री है जिसका नाम है चीन, चीन करता है। अगर बात भारत का हो जाए तो भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का उत्पादन होता है, तो ये आपका झारखंड हो जाएगा, है ना। झारखंड हो जाता है। झारखंड के अलावा कर्नाटक भी करता है ना। झारखंड के अलावा कर्नाटक भी करता है, उड़ीसा भी करता है, उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद अगर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश भी आपका हो जाता है ग्रेफाइट का, है ना। यहाँ पे देखेंगे लोहे की प्राप्ति या लोहे का अयस्क के नाम से हम लोग हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना, और लिमोनाइट या सीडेराइट को भी हम लोग याद रखते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि हेमेटाइट में लोहा की मात्रा लगभग 70% हो जाता है, सबसे ज़्यादा, है ना। और ये लोहे का अयस्क हो जाता है ना। लोहे का क्या है, अयस्क हो जाएगा। जैसे में अगर हम लोग बात करें कि लोहे का सर्वाधिक उत्पादन जो है कौन करता है, तो चीन हो जाएगा, है ना। सर्वाधिक लोहे का उत्पादन जो है चीन करता है। अगर भारत में राज्यों की बात करें तो उड़ीसा हो जाएगा, है ना। भारत में कौन हो जाएगा, उड़ीसा सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करता है। अगला सवाल कहता है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है। मैग्नीज, है ना, मैग्नीज में क्या कहता है, भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है ना। आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। अयस्क की अगर बात करें मैगजीन में तो पूछा जाता है आपसे कि इसका अयस्क क्या हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए पायरोलुसाइट हो जाता है, पायरोलुसाइट, है ना। साइलोमेलेन हो जाएगा और रोडोनाइट हो जाएगा, है ना। अयस्क में क्या हो जाता है, तो पायरोलुसाइट हो जाएगा, साइलोमेलेन हो जाएगा, रोडोनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभ्रक, है ना। अभ्रक का देखिए, अभ्रक का प्रकार यहाँ पे देता है। अभ्रक के प्रकार में हम लोग देखेंगे तो वायोटाइट हो जाएगा, वायोटाइट, है ना। और मस्कोवाइट हो जाएगा और हो जाएगा फ्लैगोफाइट हो जाएगा। ये अभ्रक का प्रकार है, आपसे कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए याद रखेंगे अभ्रक का प्रकार। अगर हम लोग बात करें कि अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो है विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन कौन करता है, तो चीन हो जाता है। चीन सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है। अगर हम लोग भारत में राज्यों की बात करें तो भारत में राज्य में सबसे ज़्यादा जो अभ्रक का उत्पादन करता है ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं तांबा के अयस्क। तांबा के अयस्क में देखेंगे चाल्कोपाइराइट हो जाएगा, है ना, क्राइसोकोल हो जाएगा और
प्राइट हो जाएगा। क्यों प्राइट हो जाता है? तांबा के अयस्क के रूप में, है ना। तो तांबा के अयस्क के रूप में देखेंगे, पूछा जा सकता है और पूछा गया सवाल है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन कौन करता है? तो तांबा का उत्पादन जो है सारे विश्व में सबसे ज़्यादा चिली करता है ना। अगर तांबे के उत्पादन में भारत की बात कर दें कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, है ना। मध्य प्रदेश हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग राजस्थान की खेतड़ी। आप सभी लोगों को पता ही होगा, खेतड़ी जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है ना। और खेतड़ी जो है राजस्थान में है। राजस्थान की जो खेतड़ी है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। देखिए, शादी विवाह एवं होली के अवसर पर गुलाल में चमक लाने के लिए अभ्रक मिलाया जाता है। पूछा जा सकता है आपसे, है ना। शादी विवाह देखते हैं या होली के अवसर पे जो गुलाल आप देखते हैं, जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें चमक लाने के लिए अभ्रक मिलाया जाता है ना। अभ्रक मिलाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि बिहार में कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है ना, वहाँ पे, तो ये गया हो जाएगा, गया में। और ये पूछा गया सवाल है, यह पूछा गया सवाल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं आयरन, स्त्री, है ना, आयरन करने वाला कपड़े पे। इसमें कहता है क्वाइल के साथ अभ्रक मिलाया जाता है। क्वाइल जो आप देखते हैं ना, उसके साथ अभ्रक मिलाया जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा मिट्टी देखते हैं यहाँ पे, है ना। मिट्टी देखेंगे, मिट्टी में हम लोग देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे कहता है कि जैविक एवं रासायनिक ऋतु क्षरण पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना एवं गलना रासायनिक ऋतु क्षरण कहलाता है ना। आप समझ गए होंगे, जैविक एवं रासायनिक ऋतु क्षरण पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, मानवीय क्रियाओं तथा जल की प्रतिक्रिया से चट्टानों का टूटना फूटना जो होता है रासायनिक ऋतु क्षरण कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे भौतिक ऋतु क्षरण क्या होता है। तो तापमान में उतार चढ़ाव, है ना, तुषार क्रिया एवं चट्टानी परतों के फैलने सिकुड़ने से चट्टान का जो टूटना होता है उसको भौतिक ऋतु क्षरण हम लोग कहते हैं, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखा जाए, आगे देखते हैं। अस्तर में यह देखेंगे तो ह्यूमस हो जाएगा, बालू और पंख हो जाता है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इकाई 1 का घ हो जाएगा। 8th क्लास का जो SCERT की किताबें हैं, हमको तो लगता है कि NCERT की किताब से भी बेहतर किताब लिखा गया। तो यहाँ पे देखिए इकाई 1 का घ है ऊर्जा संसाधन, हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं परंपरागत ऊर्जा, है ना। परंपरागत जो ऊर्जा है आप देखते होंगे, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं। जो परंपरागत ऊर्जा है एक दिन यह खत्म हो जाएगा, है ना। जो मिट्टी में जब दबा हुआ है, अंदर धातु अधातु के रूप में आप देखते हैं बहुत सारा जो आप चीज़ों को आप समझते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल और गैस जो है इसका एक लिमिट है ना। जितना उपयोग करेंगे यह बढ़ नहीं रहा है ना, यह घट ही रहा है, एक दिन यह खत्म हो जाएगा। और इसीलिए इसको हम लोग परंपरागत स्रोत क्या कहते हैं। इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो बहुत लिमिट क्षेत्र में है। भारत की जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ते जा रही है उसकी भरपाई करने के लिए गैर परंपरागत स्रोतों पर निर्भर होना पड़ेगा। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत एक मतलब समझिए कि आत्मनिर्भर होना चाहता है ना। जैसे में देखते हैं हम लोग गैर परंपरागत सोर्स को हम लोग सौर ऊर्जा, है ना। जैसे बहुत सारे जगहों पे आप करंट अफेयर्स भी देख रहे होंगे, सौर ऊर्जा पैनल जब प्लेट है वो बनाई जा रही है, बहुत सारा मेगावाट का उत्पादन भी किया जा रहा है ना। बिहार में भी ये काम जारी है और किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कोयला जो है और सादी चट्टानों से निर्मित होता है ना। कोयला जो है और सादी चट्टानों से निर्मित होता है। और बात करें तो कोयला का जो प्रकार है ना, और सादी चट्टान पूछा जा सकता है, BBI है। कोयला का जो प्रकार है, जो किस्म है, 4 प्रकार का है, आप देख सकते हैं। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बन की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, कौन से कोयला में। तो सबसे बेहतर कोयला किसको माना जाता है? एंथ्रासाइट को माना जाता है। इसमें 90% से ऊपर कार्बन की मात्रा होती है। उसके बाद जो है बिटुमिनस हो जाएगा 60% से 80% तक।
कोयले की मात्रा होती है। उसके बाद लिंगनाइट है, यह 50% से लेकर के 70% के बीच में यहाँ पे कार्बन की मात्रा पाया जाता है। उसके बाद सबसे जो लो, सबसे अंतिम पायदान पे है, जो सबसे खराब माना जाता है, उसको पीट बोलते हैं। पीट के बाद कोल भी आता है, 50% से कम हो जाता है ना। कोयला उत्पादन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोयला उत्पादन में, तो कोयला उत्पादन का 98% हिस्सा जो है गोंडवाना समूह का है, और यह पूछा जाता है ना। गोंडवाना समूह में ही आपको कोयले का उत्पादन जो है मिलेगा, है ना। गोंडवाना लैंड में आप देखते हैं तो यही समूह है जहाँ पे कोयला का उत्पादन किया जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं टर्शियरी कालीन कोयला, है ना। तो टर्शियरी कालीन कोयला की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ मिलेगा? असम हो जाएगा, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मेघालय हो जाता है, जम्मू कश्मीर से निकाला जाता है। और यहाँ पे देखिए टर्शियरी कालीन की अगर बात करें कोयले की, तो निम्न कोटि का कोयला माना जाता है टर्शियरी। यहाँ पे देखिए लिंगनाइट जो कोयला है का उत्पादन तमिलनाडु के लिंगनाइट बेसिन तथा राजस्थान, गुजरात एवं जम्मू कश्मीर भी मिलता है। लिंगनाइट जो कोयला है उसकी मात्रा यहाँ पे दिखा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे भारत में पेट्रोलियम का पता पहली बार कब चला, है ना। भारत में पेट्रोलियम का पता जो है पहली बार 1866 में हुआ, है ना। कब? तो 1866 में हो जाता है। और 1890 में दिग्बोय में पहली बार तेल मिला। 1890 है डिगबोई में, 1890 में डिगबोई में पहली बार तेल मिला, और 1859 में खंभात क्षेत्र में भी मिला, है ना। 1975 में देखें तो मुंबई हाईवे तेल क्षेत्र का पता लगा है ना। 1975 में यहाँ पे मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता लगा। और प्राकृतिक गैसों में देख सकते हैं, तो प्राकृतिक गैसों में देखिए ये करंट में भी आपको मिलेगा। भारत की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन जो है जामनगर लोनी गैस हो जाता है ना। जामनगर लोनी गैस हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं जल विद्युत संयंत्र। तो जल विद्युत संयंत्र की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे तो देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र जो है 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया। और ये पूछा जा सकता है आपसे, देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र जो है 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया और बाद में सफल रहा तथा व्यवस्थित उत्पादन शिव समुद्रम से किया गया जो कर्नाटक में है, पूछा जाता है। अगला है कि भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ना, किस नदी पे बनाई गई? यह सवाल आपसे पूछा जाता है, पूछा गया सवाल है। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है किस नदी पे बनाया गया? तो सतलज नदी हो जाता है। और यही जो सतलज नदी आप देख रहे हैं सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियों में बहुत सारी नदियाँ होती, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो ये दामोदर नदी पर हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना, है ना। और इसी दामोदर नदी घाटी परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने भारत की माता कहा, मंदिर कहा, है ना। रिहंद परियोजना देखेंगे तो सोन नदी पर है, ये पूछा जाता है। ये सारी परियोजना है किसी न किसी नदी पर है और पूछा जाएगा, है ना, कि रिहंद जो है परियोजना बताइए किस नदी पर है? तो सोन नदी हो जाएगा। एक सवाल है जो पूछा जाता है बार बार, है ना, हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना पूछा जाएगा किस नदी पर? महानदी पर। बीपीएससी ने बहुत बार सवाल पूछा है ना। हीराकुंड परियोजना जो है याद रखिए, एकदम रट लीजिए। हीराकुंड परियोजना कहाँ? तो महानदी पर। तुंगभद्रा जो परियोजना है यहाँ पे देखिए तुंगभद्रा जो परियोजना है तुंगभद्रा नदी पर हो जाता है। और हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी परियोजना है हीराकुंड परियोजना, और यह महानदी पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नांगल जो भारत की सबसे लंबी परियोजना हो जाती है ना। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए, है ना, अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, है ना। भाखड़ा नांगल जो है ये 225 मीटर है, 225 मीटर भारत की सबसे लंबी परियोजना है, सबसे लंबी परियोजना हो जाता है ना। तो चलिए हम लोग ज़्यादा लंबा ना करें, इसके बाद हम लोग एटॉमिक एनर्जी करेंगे, परमाणु ऊर्जा, है ना, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अच्छा से पढ़ाई करिए और टीचर एकदम कंप्लीट करिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर पढ़ने से ही सब कुछ मिलेगा, मेहनत के अलावा कोई वजह नहीं होता। अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल निश्चित तौर पे मिलेगा, है ना। तो अच्छा से मेहनत करिए, रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सेट भी लगाया करिए। सेट भी हम स्टार्ट कर दिए हैं, सेट भी कम से कम बिहार स्पेशल का बहुत सारे सेट है जो हम सेट तुरंत आपको 100 ये सब ऐसे करा देते हैं, ठीक है,
ताकि जल्दी जल्दी आपका ख़त्म हो जाए। 1 सप्ताह का डेट जो बढ़ा है इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।